हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो आज का यानी 28 फरवरी का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहती हूँ कि इस सेशन में जो हम करने वाले हैं वो है डेली करंट अफेयर्स प्लस टॉपिक रिलेटेड वन डे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टैटिक पार्ट है जो टॉपिक से रिलेटेड है हम सिर्फ वो ही कवर करेंगे। अदर स्टैटिक में मैं इतना फोकस नहीं करती हूँ, लेकिन टॉपिक से जो रिलेटेड स्टैटिक पार्ट है उसे कवर करना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से कई लोग हैं जिनको स्टैटिक पसंद नहीं आता है, किसी को पसंद आता भी है। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि स्टैटिक वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आजकल का जो क्वेश्चन का पैटर्न पूछा जा रहा है वो करंट अफेयर्स से एग्जैक्ट ना पूछकर उसी टॉपिक पर हिस्ट्री या स्टैटिक पूछा जा रहा है। सो इसलिए टॉपिक का स्टैटिक में कवर करती हूँ। और एट द एंड ऑफ द सेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं रिवीजन किसका, जो लास्ट करंट अफेयर्स रहे यानी लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स रहे हैं उनमें से कुछ 20 क्वेश्चंस का हम रिवीजन करेंगे एंड द लास्ट आपके होंगे क्विज के क्वेश्चन। सो बिना देर करे लेट्स स्टार्ट द सेशन। So here is our first question. Which is the first Middle East country with which India signed Comprehensive Economic Partnership Agreement called CEPA? So answer is UAE. It means United Arab Emirates. So question में पूछा जा रहा है कि फर्स्ट मिडल ईस्ट कंट्री किस कौन है जिसमें साथ इंडिया ने अभी साइन करा है क्या, CEPA कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्रीमेंट अभी नया नहीं है, ये इंडिया ऑलरेडी साइन कर चुकी है कब, 2022 में। तो फिर ये न्यूज में क्यों रहा, ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि इसका हो चुका है 1 ईयर कंप्लीट। ठीक है, सो इसकी एनिवर्सरी थी यानी 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद इस एग्रीमेंट की एनिवर्सरी थी। सो इसलिए ये भी न्यूज में था। और कब साइन हुआ था, ये 18 फरवरी 2022 में साइन हुआ था। किसके बिटवीन, यूएई और इंडिया के बिटवीन। क्या है ये सीईपीए? सो एक्चुअल में ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट है बिटवीन टू कंट्रीज। सो और उसी के साथ साथ ये फर्स्ट बायलैटरल एग्रीमेंट है जो इंडिया ने साइन करा है किसी मिडल ईस्ट कंट्री के साथ। सो इससे पहले इंडिया ने किसी भी मिडल ईस्ट कंट्री यानी के साथ ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, लेकिन ये पहली मिडल ईस्ट कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने साइन किया है सीईपीए यानी बायलैटरल एग्रीमेंट। और क्या इससे पहले इंडिया ने अदर कंट्रीज के साथ किया है? सो जी हाँ, इंडिया ने किया है इससे पहले। किसके साथ? साउथ कोरिया के साथ एंड जापान के साथ इंडिया के ऑलरेडी है क्या एग्रीमेंट, सीईपीए यानी कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सो क्या होता है सीईपीए? सो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, फ्री ट्रेड पैक्ट है दैट कवर नेगोशिएशन ऑन द ट्रेड इन सर्विस और एंड इन्वेस्टमेंट। जो सर्विस और इन्वेस्टमेंट में ट्रेड के लिए नेगोशिएशन को कवर करता है दो कंट्रीज के बिटवीन। सो वो है सीईपीए। इसी 1 ईयर कंप्लीट होने के कारण हो जाने से जो डेटा रिलीज हुआ है वो डेटा ये था कि जो ट्रेड इंक्रीमेंट है वो पहले था, इस एग्रीमेंट के होने से पहले जो ट्रेड था वो था 45.3 बिलियन का था, लेकिन इस एग्रीमेंट होने के बाद ट्रेड में इंक्रीमेंट हुआ है कितना, 57.8 बिलियन। यानी आप बोल सकते ओवरऑल 27.5% का इंक्रीमेंट दिखा है किसके बिटवीन, यूएई और इंडिया के बिटवीन आफ्टर सीईपीए। इससे पहले जो रेट थी वो 45.3 बिलियन थी, बट नाउ आफ्टर सीईपीए 1 ईयर में है जो ट्रेड है वो 57.8 बिलियन की दर्ज से रेट से इंक्रीमेंट हुआ है। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कितना इंक्रीमेंट, 19.32% का इंक्रीमेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट जो इस टॉपिक से हो सकता है। तो यहाँ पर यूएई की बात हो रही है, तो यूएई के प्रेसिडेंट को ध्यान रखिए, उनके जो प्रेसिडेंट है वो है जायद अल नहयान। और सीईपीए, सो ये सब कौन सा डिपार्टमेंट देखता है, तो ये फिक्की फिक्की देखता है। ये डिपार्टमेंट यानी जो फिक्की है वो देखता है बिजनेस प्रमोशन, नेटवर्किंग एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया। सो उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है फिक्की है। कहाँ पर हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। और इसके जो फाउंडर थे वो थे जीडी बिरला। ठीक है, फाउंडर का नाम ध्यान ध्यान रख लीजिएगा कि फिक्की के फाउंडर कौन है, जीडी बिरला। और इसके जो एमडी है यानी प्रेजेंटली जो एमडी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्की के एमडी कौन है, सो वो है सुब्रकांत पांडा। और उसी के लिए अभी स्पेशल बिजनेस इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, किसके थ्रू, फिक्की के थ्रू, जिसमें डेटा रिलीज हुआ था। आगे बढ़ते। So next question है, which country recently ratified the country's entry into the Regional Comprehensive Economic Partnership called RCEP? ठीक है, सो हाल ही में किस कंट्री ने रेटिफाई करा है यानी पुष्टि करा है अपनी एंट्री को, किसमें, रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी में। सो आंसर होगा इसका फिलीपींस।
सो फिलीपींस ने अभी हाल ही में रेटिफाई करा है कि उसकी एंट्री किसमें, आरसीईपी में। तो बात हो रही है यहाँ पे रीजनल कम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की। पहले इसकी हिस्ट्री की हम बात कर लेते कि ये कब आया था। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि ये आया था एशियन समिट, यानी 2011 की जो एशियन समिट हुई थी, कहाँ पर हुई थी, इंडोनेशिया बाली में हुई थी। तो वहां पर इसको रखा गया था, यानी इसका टॉपिक स्टार्ट हुआ था आरसीईपी को। तब से इसकी बात चल रही थी कि रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर जाकर इन द 2016 आरसीईपी आया एक्शन में। और किसके बीच में आया, तो एशियन कंट्रीज टोटल कितनी, 10 कंट्रीज थी उस वक्त एशियन कंट्रीज, प्लस ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड। ठीक है। सो एशियन कंट्री जो कि 10 थी, प्लस 1 2 3 4 5 6, ये 6 अदर नेशंस। ठीक है। तो ये 6 क्या थे, आरसीईपी के फ्री ट्रेड पार्टनर्स थे। तो 2016 में आया था आरसीईपी, लेकिन इंडिया इसका मेंबर बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहा। 2019 में ही इंडिया ने क्या कर दिया, इंडिया ने क्विट कर दिया इस आरसीईपी से, क्योंकि इंडिया को जो बायलैटरल रिलेशंस थे उसमें उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा था। यानी इंपोर्ट तो काफी सामान किया जा रहा था, बट एक्सपोर्ट का जो रेट था वो काफी ही लो था। यानी इंडिया को कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। सो इंडिया ने क्या कर लिया, इससे क्विट कर लिया। अदरवाइज जो फॉरेन का जो मार्केट है, जो बहुत चीप रेट पर अवेलेबल है, लाइक चाइना का हो गया, साउथ कोरिया का हो गया, तो उसका काफी मटेरियल इंडिया में आ रहा था, बहुत काफी लो लेवल पर, लो रेट पर। तो इंडिया के मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो 2019 में ही इंडिया ने इस आरसीईपी से क्विट कर लिया। फिर 2020 में ये साइन किया गया दोबारा, किसके बिटवीन, 15 कंट्रीज ऑफ एशियन, यानी 2020 में 15 कंट्रीज ऑफ एशियन, यानी एशियन कंट्रीज प्लस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी 10 तो वो पहले वाले ही, और उसके साथ में कौन आ गया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, इंडिया को छोड़कर। यानी इंडिया के बिना साइन किया गया 2020 में 15 कंट्रीज का एशियन ग्रुप, जो कि है आरसीईपी, यानी रीजनल कम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को। 15 कंट्रीज यानी 10 तो एशियन मेंबर्स थे, प्लस 5 थे आपके ये फ्री ट्रेड पार्टनर्स, जिसमें इंडिया शामिल नहीं था। 2023 में फिलीपींस ने रेटिफाई करा है कि हाँ, कि वो आरसीईपी का अभी भी मेंबर है। विच कंट्री रिसेंटली रेटिफाई, सो फिलीपींस विल बी दी आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते। सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question है, which country ranks first in AI skill penetration and talent concentration as per the recent NASSCOM report? So हाल ही में NASSCOM की रिपोर्ट आई है जिसमें किस कंट्री की रैंक फर्स्ट रही है, किसमें, एआई स्किल पेनिट्रेशन एंड टैलेंट कॉन्सेंट्रेशन में। सो आंसर होगा इसका इंडिया। सो इंडिया के लिए बहुत प्राइड की बात है कि इंडिया की रैंक रही है फर्स्ट, किसमें, NASSCOM की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पेनिट्रेशन, यानी एआई पेनिट्रेशन में इंडिया की रैंक रही है फर्स्ट। ऑल टाइम हाईएस्ट है, G20 कंट्रीज प्लस ओईसीडी कंट्रीज से भी हाईएस्ट है किसकी रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग। सो इंडिया ने अचीव करी है फर्स्ट रैंक किसमें, एआई स्किल पेनिट्रेशन एंड टैलेंट कंसंट्रेशन में, और इंडिया को मिली है 5th रैंक किसमें, एआई साइंटिफिक पब्लिकेशन में। ठीक है, इसका मतलब है कि इंडिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी जो ग्रोइंग स्ट्रेंथ है वो सबसे हाईएस्ट बता रहा है कौन, ये रिपोर्ट नेस्को, यानी द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। और इसी के साथ इंडिया की एक रैंकिंग थी जो किसने दी थी, ओईसीडी ने, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी। सो उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक रही थी 47th रैंक पे था इंडिया किसमें, सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर 1200 pangolins have been found in illegal wildlife trade in which country from 18 to 2022? सो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 1200 पैंगोलिन का डेटा है वो मिला है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में, किस कंट्री में मिला है, और जो डेटा है वो 18 से लेके 22 तक का काउंट किया गया है। सो ये जो डेटा है ये मिला है इंडिया का। सो इसी के साथ इंडिया के लिए बैड न्यूज है कि अप्रॉक्स 1200 पैंगोलिन्स इंडिया में पाए गए हैं किसमें, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में। और ये जो रिपोर्ट है ये किसने पब्लिश करी है, सो ये रिपोर्ट पब्लिश करी है ट्रैफिक ने। ट्रैफिक जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा, इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क
के लिए ये काम करता है, यानी ट्रैफिक द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। सो इसने एक रिपोर्ट, एक फैक्ट शीट रिलीज करी थी, जिसमें बताया गया था कि अप्रोक्स 1203 पेंगुइन मिले हैं, फाउंड है इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, किसमें, इंडिया के अंदर। और फरवरी के थर्ड सैटरडे को इस बार हमने क्या मनाया था, पेंगुइन डे बनाया था। सो इसलिए ये न्यूज में रहा। अगर बात करें ट्रैफिक, तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ पर है, ये कैम्ब्रिज यूके में मिलेगा, ठीक है, और एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट होस्टेड द B20 कॉन्फ्रेंस, द ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम फॉर बिजनेस कम्युनिटी। सो किस देश, स्टेट ने होस्ट किया है B20 कॉन्फ्रेंस, द ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम फॉर बिजनेस कम्युनिटी। सो ये होस्ट करा है मणिपुर ने, जिसके जो सीएम है वो कौन है, एन बीरेन सिंह है। सो B20 कॉन्फ्रेंस एक अपॉर्चुनिटी है किसके लिए, मल्टीलैटरल बिजनेस पार्टनरशिप के लिए। और किस सेक्टर में, सो आईसीटी में, टूरिज्म में, हेल्थ केयर में और हैंडलूम में। इसके अलावा अदर हम G20 की बात करें, जिसकी होस्ट सिटी अभी हाल ही में रही थी, वो बात कर लेते। सो इंडिया जो G20 का होस्ट है, कौन सी G20 समिट है, सो 18th G20 है जो इंडिया होस्ट कर रहा है। इससे पहले इंडोनेशिया ने की थी। सो ओवरऑल 11 एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग्स होती है G20 में हर साल, जो कि होती है बिजनेस 20 यानी B20, जो कि मणिपुर B20 कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा होती है सिविल 20, इसके अलावा होती है L20 यानी लेबर 20, इसके अलावा संसद 20 होती है, इसके अलावा साइंस 20 होती है, इसके अलावा SMSAI 20 होती है, स्टार्टअप 20 है जिसको इंडिया ने स्टार्ट किया था, स्टार्टअप 20, और थिंक 20 होती है, अर्बन 20 होती है, विमेन 20 होती है, और यूथ 20। सो इनमें से कई मीटिंग्स अभी भी चल रही है और कुछ होगी। सो Y20 वाली जो मीटिंग है ये हुई थी कहाँ पर, आसाम में हुई थी। और जो थिंक 20 समिट थी ये हुई थी कहाँ पर, भोपाल में, ठीक है। सो ये मेजर 11 समिट्स है जो कि G20 का पार्ट है। आगे बढ़ते। So next question है, which state has passed a new liquor policy under which all bars operating in a state would be closed? So किस स्टेट ने एक न्यू लिक्वर पॉलिसी को पास किया है, जिसके अंदर जितने भी बार ऑपरेटिंग से राज्य में वो बंद कर दिए जाएंगे। सो ये स्टार्ट करा है मध्य प्रदेश ने, जो कि मोस्टली डेवलप्ड स्टेट है किसका, राजस्थान, इंडिया का। सो मध्य प्रदेश ने हाल ही में जितना भी एरिया अटैच है किससे, लिक्वर शॉप और शॉप बार से, उनको बंद करने के लिए एक पॉलिसी पास करी है। और अब जितना भी ड्रिंकिंग का सामान है वो केवल ये लिक्विड शॉप में ही मिलेगा, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और एक फेमस प्लेस था मध्य प्रदेश का, दैट इज अहदास, जहां पर सप्लाई की जाती थी किसकी, ड्रिंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज की। सो उसको भी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, इसलिए ये न्यूज में रहा। सो न्यू लिक्विड पॉलिसी को पास करने वाला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country, which neighboring country celebrated National Democracy Day recently? So किस देश ने हाल ही में नेशनल डेमोक्रेटिक डे को सेलिब्रेट करा है, हमारी नेबरिंग कंट्री है वो। सो आंसर होगा नेपाल। सो नेपाल ने हाल ही में सेलिब्रेट करा है क्या, नेशनल डेमोक्रेसी डे। सो हर साल वो मनाता है नेशनल डेमोक्रेसी डे कब, फाल्गु 7 ऑफ विक्रम संवत। क्यों मनाता है, सो एक्चुअल में इस दिन किसको, नेपाल को फ्रीडम मिला था, नेपाल का फ्रीडम बोल सकते हैं हम, यानी नेपाल में डेमोक्रेसी का स्टार्टअप हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि इससे पहले नेपाल में क्या था, राणा रेजिम था। क्या था ये, ऑटोक्रेटिक रेजिम था, जिसने नेपाल पर अप्रोक्स 104 साल तक क्या किया था, शासन किया था, एक किसमें, ऑटोक्रेटिक रेजिम में। बट आफ्टर 104 ईयर्स नेपाल में हुआ था, यानी डेमोक्रेसी का स्टैब्लिशमेंट। सो इसलिए उस दिन को मनाया जाता है नेशनल डेमोक्रेसी डे, जो कि हर साल फाल्गु 7 ऑफ विक्रम संवत को मनाया जाता है। और इसी के साथ अगर नेपाल की बात करें, तो नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू है, और नेपाल के जो पीएम है वो कौन है, पुष्प कमल। और इसी के साथ नेपाल में आपको देखने को मिलेगा क्या, सार्क कंट्रीज का हेडक्वार्टर। तो सार्क कंट्री का जो हेडक्वार्टर है वो मिलेगा काठमांडू, नेपाल में ही है, ठीक है। आगे बढ़ते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा वैरायटी ऑफ रेड चिली इज प्रिवेंटली ग्रोन इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सो यहाँ पर एक रेड चिली की वैरायटी की बात की जा रही है, यानी तेजा वैरायटी, जो कि हाल ही में न्यूज में रही थी।
तो तेलंगाना सेकंड हाईएस्ट चिल्ली मार्केट है किस चीज के लिए? तेजा वेराइटी ऑफ रेड चिल्ली। सो तेलंगाना बन चुका है सेकंड हाईएस्ट रेड चिल्ली मार्केट ऑफ तेजा वेराइटी, और इसकी जो एक्सपोर्ट रेट है वो भी एशियन कंट्रीज में सबसे हाईएस्ट है। किस प्रोडक्ट के लिए? तेजा वेराइटी ऑफ रेड चिल्ली के लिए। सो इसके लिए जो स्पेशली फोकस्ड मार्केट है वहां पर वो है खम एग्रीकल्चर मार्केट। तो जो खम एग्रीकल्चर मार्केट है वो पूरा डिवोटेड है किसके लिए? तेजा वैरायटी के लिए, जो कि एक रेड चिली है, और इसी का होता है एक्सपोर्ट बाहर, जो कि बहुत ही हाई लेवल पर है, इसलिए ये न्यूज में था। आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी कंडक्ट द थर्ड फेज ऑफ सागर परिक्रमा इनिशिएटिव? सो किस राज्य ने अभी कंडक्ट करवाया था क्या थर्ड फेज ऑफ सागर परिक्रमा इनिशिएट? तो ये स्टार्ट किया था गुजरात ने। तो गुजरात ने किया सागर परिक्रमा। वहां के जो फिशरमैन है उनके इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए सागर परिक्रमा इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था गुजरात में। मेनली इसका जो एम है वो इकोनॉमिक को अपलिफ्टमेंट करना है फिशरीज सेक्टर में। और इससे पहले हमने जो बनाया था गुजरात में वो वाला कौन सा था? रण उत्सव। सो रण उत्सव हमने मनाया था गुजरात में, कच्छ में मनाया था। और अदर स्टेट न्यूज की हम बात करें, सो तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में क्या हुआ है कि जो अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व है वो अभी न्यूज में था। क्यों था न्यूज में? क्योंकि वहां पर की जो गवर्नमेंट है वो वहां पर एस्टेब्लिश करेगी बायोडायवर्सिटी म्यूजियम एंड कंजर्वेशन सेंटर। सो तमिलनाडु के अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व में एस्टेब्लिश हो रहा है बायोडायवर्सिटी म्यूजियम एंड कंजर्वेशन सेंटर, और ये फिफ्थ एलिफेंट रिजर्व है कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है। सो ये दो स्टेट न्यूज हो गई। गुजरात में तो हुआ है सागर परिक्रमा इनिशिएटिव, और तमिलनाडु में हुआ है अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व में बायोडायवर्सिटी म्यूजियम एंड कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना। आगे बढ़ते हैं। So next question है, which institution released the draft guidelines on minimum capital requirement for market risk? किस इंस्टीट्यूशन ने हाल ही में रिलीज करी है क्या रिपोर्ट, जो कि है ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर मार्केट रिस्क? सो ये किया है किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, यानी 1935 और 1949। क्या हुआ था बताइए, है ना? और ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर मार्केट रिस्क, इसकी बात करें तो इसका जो एम है वो सिंपल सा एम है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को मार्केट रिस्क के तौर पर बैंकों के पास होना चाहिए सेम। यानी बैंकों को इंश्योर करने के लिए कि उनके पास होना चाहिए एक एडुकेट कैपिटल टू कवर एक्सपोजर टू मार्केट रिस्क। यानी अगर मार्केट रिस्क होता है तो उसको कवर करने के लिए एक एडुकेट कैपिटल होना चाहिए बैंकों के पास उसे इंश्योर करने के लिए। तो ये इस रिपोर्ट में रिलीज में बताया गया। आरबीआई की काफी रिपोर्ट्स आती रहती है, एक बार हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। सो हाल ही में आरबीआई के गवर्नर की बुक आई थी, फॉक्स इन द रोड, माय डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। सो ये किसने की थी? सिरंग राजन ने। एंड आरबीआई सेट टू इंट्रोड्यूस अ सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फंक्शनलिटी इन विच प्लेटफॉर्म? सो आरबीआई करेगा ये यूपीआई प्लेटफॉर्म में। सीबीडीसी पायलट प्रोजेक्ट इन हाउ मेनी सिटीज? सो इसने चलाया था 4 सिटीज में चलाया था। एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए जो पायलट फेज के लिए किस टाइप को आरबीआई ने लॉन्च किया था? सो होलसेल टाइप को। एंड एज पर द आरबीआई एक्ट, द सेंट्रल बैंक हैज टू सेंड अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन केस ऑफ फेलियर टू मेंटेन इन्फ्लेशन टारगेट फॉर हाउ मेनी क्वार्टर्स? सो 3 क्वार्टर्स के लिए था। आरबीआई सेट टू रन द पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड इन विच स्टेट? सो किसान क्रेडिट कार्ड ये चलाएगा मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु में। कौन? आरबीआई। सो ये हो गई रिसेंट खबरें रिलेटेड टू आरबीआई। आगे बढ़ते। सो अब हम करेंगे रिवीजन पिछले मंथ के हुए करंट अफेयर्स का। तैयार है आप? सो क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज बीन नेम एज द बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फॉर 2022? सो लियोनेल मेसी। सो लियोनेल मेसी को मिला था बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर। एंड द क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क which framework has 20 targets that the world needs to achieve by which year? So that will be by 2030. And which country has launched group of friends to promote accountability for crime against peacekeepers? So ये किया था इंडिया ने। So group of friends initiative है किसका? इंडिया का। And 12 एलपीजी सिलेंडर ईयर फॉर ₹500। So किस स्टेट ने किया था? राजस्थान ने। और कौन सी स्कीम थी? वो उज्ज्वला स्कीम थी। विच इंस्टीट्यूशन वाइल दी अर्नाला द फर्स्ट शिप ऑफ 08 into ASWSWC प्रोजेक्ट? किसने किया था? GRSE ने। एंड इंटांगी नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड ऑन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? नागालैंड पे था। कौन सा? इंटांगी नेशनल पार्क, नागालैंड।
जहाँ पे मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। एंड विच स्टेट लॉन्च द ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट? तो ये किया था उड़ीसा की सरकार ने, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट, उड़ीसा यानी जिसकी मोबस इनिशिएटिव को मिला था यूएन का सपोर्ट। एंड हु इज द फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा टू बी अपॉइंटेड टू द वाइस चेयरमैन पैनल? So PT Usha is the first nominated member of the Rajya Sabha to be vice chairman panel. And what is the name of the fifth Scorpion class submarine recently delivered to the Indian Navy? So that is Vagir. And who was awarded the first Rohini Nayyar Prize for outstanding contribution to rural development? So Sethricham Sangatam. Sethricham Sangatam. तो ध्यान रखना रोहिणी नैयर प्राइज किसको मिला था? सेथरिचम संगतम को। ठीक है, अब आगे चलते हैं आपके आज के क्विज के क्वेश्चंस पे। सो ये है आज के क्विज के क्वेश्चन, आप ट्राई कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दीजिए। सो आज का सेशन होता है खत्म। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आपका कोई सजेशन है, कमेंट है, कुछ इम्प्रूवमेंट है, सो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। आखिर मैं भी इंसान हूँ, सो थोड़ी मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बिलीव मी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं कल इसी टाइम पे एक नए सेशन के साथ।